मंच पर विराजमान मान ठाकुर साहब, डॉक्टर भरत दिनेश जी, तरुण भटनागर जी, हेमंत शर्मा जी, हमारे प्यारे किरण जी और फजल साहब, और हमारे सामने उपस्थित हमारे विदेशी मेहमान, मैं सब आपको नमस्कार करता हूँ। आज रूटीन की तरह थोड़ा ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी चूंकि मैं आया हूं तो कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है वो बेसिकली नॉन फार्म सेक्टर में का जो भी डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड एक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। इसका जो रोल है वो एज ए कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा है। आपको लैंड की प्रॉब्लम है तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के एक पार्ट के रूप में रिको कार्यरत है। फाइनेंस के लिए आरएफसी है, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पर आरएफसी का रोल अब बहुत लिमिटेड रह गया है। और भी कई डिपार्टमेंट है जो हमारे साथ काम करते हैं। बेसिकली हमारा जो रोल है वो ये है कि मैक्सिमम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कराना। एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्राइज से बना है। एंटरप्राइज का मतलब होता है साहस। जो व्यक्ति साहसी है वही एंटरप्रेन्योर बन सकता है। जिसमें साहस नहीं है, साहस का प्रॉपर बैलेंस नहीं है, वो सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट नौकरी की तरफ देखता है। जो साहसी है वो हमेशा खुद का एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करना चाहता है और भी कई लोगों को रोजगार देना चाहता है। मैं आज अपनी तुलना भरत दिनेश जी से करना चाहूँगा। अब देखते हैं, भरत दिनेश जी कम से कम 500-600 लोगों को, बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों को रोजगार दिए हुए हैं, जबकि मैं ठीक ठाक स्थिति में हूँ नौकरी की। पर फिर भी अगर मैं अपना आत्मविश्लेषण करूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अपने अलावा और किसी को रोजगार नहीं दिया है। हालांकि ये अलग बात है कि एज ए कैटलिस्ट मेरा इनडायरेक्ट रोल रहता है, पर अगर मैं कहूँ कि मैंने एक आदमी को भी रोजगार दे दिया तो ये अतिशयोक्ति होगी, ज्यादा बड़ी बात होगी। और भरत जी कहे कि मैंने 1000 लोगों को भी रोजगार दे दिया तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल सच बात होगी। तो हमारा जो उद्देश्य है डिपार्टमेंट का, वो उद्देश्य है कि नौकर नहीं मालिक बनो, और मालिक बन के कई लोगों को नौकरी देके, और समाज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, उसको समूल नाश करो। क्योंकि हम लोग पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ हम लोगों के दिमाग में यह था कि कोई न कोई नौकरी करनी है, जबकि पढ़ाई लिखाई का अर्थ, मैं एक बार चूंकि भरत जी का नाम आ चुका है इसलिए बार बार इन्हीं का उल्लेख करना चाहूंगा। इनके मदर फादर दोनों ब्यूरोक्रेट्स थे, नौकरशाह थे, पर इन्होंने साहस किया और अपना एंटरप्राइज एस्टेब्लिश किया। ये अकेला एग्जाम्पल नहीं है। जोधपुर में आपने देखा होगा कि हर एक गली कूचे पे भरत दिनेश जी जैसे कई साहसी उद्यमी आपको दिख जाएंगे। तो वैसे आप लोग सब, आपके जो चेहरे बता रहे हैं कि आप बहुत साहसी हैं, आप निश्चित रूप से एंटरप्रेन्योर बनेंगे। राज्य सरकार का अभी जो सबसे ज्यादा जो जोर है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। पहले कुछ सालों में कृषि 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 सुना करते थे, पर आपने देखा होगा अभी आपने मीडिया में, चाहे टीवी पे, चाहे समाचार पत्रों में, कहीं पे भी देखेंगे तो आप देखेंगे कहीं तो राइजिंग राजस्थान की बात हो रही है और रिप्स की बात हो रही है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की बात हो रही है। तो सरकार का जब मेन फोकस है एग्रीकल्चर की एक लिमिटेशंस है, पर इंडस्ट्री जैसा सेक्टर है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है और सरकार इसके लिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे काम कर रही है। आपने देखा होगा कि अभी आपने बताया कि साहब लैंड इश्यूज है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आबादी बहुत बढ़ गई है और जमीन कभी बढ़ती नहीं है। और किसानों से जमीन लेकर जो
अपनी बेसिक आवश्यकता है उसको पूरी कर रहे हैं किसान। उनसे जमीन लेकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की श्रेणी में नहीं आता है। तो सरकार ये प्रयास कर रही है, आपने देखा होगा। थोड़ा सा आपको दूर जाना पड़ेगा, आप जोधपुर छोड़ के चटालिया जाएंगे, जोधपुर छोड़ के खुडियाला जाएंगे, जोधपुर छोड़ के कानसिंग की सीट में जाएंगे, जोधपुर छोड़ के अगर लोहावट में जाएंगे तो आपको कहीं पे भी जमीन की कमी नजर नहीं आएगी। इंडस्ट्रीज अगर बैरन लैंड पे एस्टेब्लिश हो सकती है और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जब रोला और भडला में इतना बड़ा सोलर प्लांट एस्टेब्लिश करके और पूरे राजस्थान का पावर हाउस अगर भडला बन सकता है तो चटालिया या खुडियाला या त्यूरी या लोहावट इंडस्ट्रियल हब क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि वो ये सारे जो इलाके हैं वो भारतमाला प्रोजेक्ट से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और हालांकि कुछ असुविधा आपको हो सकती है, पर निश्चित रूप से सरकार ने हर एक उपखंड पर जहां पे भी उनको सरकारी जमीन नजर आई है उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उसको रिजर्व किया है। और निश्चित रूप से चूंकि शहर के आसपास की, जोधपुर के आसपास की सारी लैंड है वो किसानों के पास है और बड़ी उपजाऊ जमीन है। तो जो भी कम उपजाऊ जमीन थी, कैरू की पथरीली जमीन पर अभी 1600 बीघा में इंडस्ट्रियल एरिया एस्टेब्लिश किया जा रहा है। 1000 बीघा और जमीन जेडीए से मांगी गई है। जेडीए की भी अपनी प्लानिंग है। तो निश्चित रूप से अगर आप अपने आत्मविश्वास को, अपने आप को, चूंकि आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप साहसी हैं, अगर आप अपने आप को थोड़ी मजबूती प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से जोधपुर के पास तो नहीं, किला का सपना तो आपको छोड़ना पड़ेगा, पर अगर जोधपुर से थोड़ी दूर पे जाते हैं तो खूब सारी इंडस्ट्रियल लैंड है इस जिले में अवेलेबल है। तो वहां पे आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बिजली मिलेगी, सड़कें मिलेगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के माध्यम से सारे बड़े जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं उनसे इन इंडस्ट्रियल एरियाज को जोड़ा जा चुका है। तो निश्चित रूप से ये आपको बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा तरुण जी ने हमारे जो काम है उसके बारे में काफी जानकारी दी है। देखो, जो भी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करता है उसको लगभग 7 साल के लिए इंडस्ट्रियल टैक्स हॉलीडे सरकार डिक्लेयर कर चुकी है। वो इस रूप में है कि अगर आप जमीन खरीदते हैं तो रिप्स के तहत आपकी स्टैंप ड्यूटी माफ हो जाएगी। जमीन को अगर इंडस्ट्रियली कन्वर्ट कराते हैं तो कन्वर्जन चार्जेस से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक ड्यूटी जो बिजली में जो सरकार अपनी तरफ से बिजली टैक्स वसूल करती है 15% के आसपास, वो 7 साल के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी में, उसके 125% के बराबर आपको 7 साल में SGST एग्जेम्पशन मिल जाएगा। जो GPF और SI कंट्रीब्यूशन आप सरकार में जमा कराते हैं लेबर वेलफेयर के लिए, उस कंट्रीब्यूशन का 50% आपको कैश सब्सिडी के रूप में वापस मिल जाएगा। तो ये सब प्रकार से सरकार, अगर आप नई इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करते हैं तो आपको 7 साल के लिए लगभग टैक्स फ्री कर देती है, या टैक्स लेती है तो भी दूसरे हाथ से वापस आपको एज ए सब्सिडी आपको वापस लौटा दी जाएगी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, अभी हमारे विदेशी साथी भी बैठे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनको मेरी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पर मैं बताना चाहूंगा कि जो इंडिया की जो इंटरेस्ट रेट है, भारत की जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी भी इंटरनेशनली स्टैंडर्ड से थोड़ी ज्यादा है। तो रिप्स के तहत 6% से लेके 3% तक की इंटरेस्ट सब्सिडी की भी घोषणा की गई है। तो सरकार आपकी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। अब हमारे बीच में घनश्याम जी ओझा साहब भी पधार चुके हैं और मैंने काफी छोटी बात, काफी लंबी बात कर ली आपके साथ। तो जय हिंद, जय भारत।